Everyone. Today we will study about the peasant movements in Rajasthan and why the thumbnail is having that is the hot topics because ये ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे 1857 का रिवॉल्ट हो गया, पीजेंट मूवमेंट्स हो गए, एकीकरण हो गया, यूनिफिकेशन हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये मैंने कुछ अलग से वीडियोस बनाई हैं जो कि हम सैटरडे और संडे को अपलोड करेंगे। आप इन वीडियोस को भी पूरा सपोर्ट कीजिएगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बुक से अलग से भी पढ़ने चाहिए। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है आपके किसी भी राजस्थान एग्ज़ाम के लिए। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जानें या समझने की कोशिश करें तो हमें पता है दैट वी वर अंडर द ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म एंड राजस्थान के अंदर भी ये प्रॉब्लम थी क्योंकि बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी एंड देयर वर द पीजेंट्री कि भाई खेतों में काम कर रहे हैं जो लेबर्स हैं, तो उनको डबल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो फेस करना पड़ता था। एक तो ब्रिटिशर्स का और दूसरा जो यहीं के ही नेटिव्स थे उनका भी। काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन थी कि काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द आउटपुट्स। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें 1920 से ही, तो पीजेंट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते थे बिकॉज ऑफ द हॉरिबल कंडीशंस ऑफ लाइफ, क्योंकि उनको काम ज़्यादा करना पड़ता था लेकिन रिटर्न इतना नहीं मिलता था। उनको बहुत सारे सेस पे करने पड़ते थे, जैसे अभी एजुकेशन सेस आपने सुना होगा, तो इस तरीके के सेस हो जाते थे, कस्टम ड्यूटीज़ हो जाती थी। बेगार काम कर रहे हो बट आपको फ्री में काम करना है एंड या आपने जो कर्ज लिया हुआ है उसको चुकाने के लिए आपको काम करना है। लैंड रिवेन्यू पे करने के लिए आपको काम करना है एंड तो बहुत मुश्किल होती थी। एंड इन एडिशन टू पेइंग हैवी लैंड रिवेन्यू विच वॉज हाफ ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस, कि आपने जितना प्रोडक्शन किया है अपने खेतों में अपनी फील्ड में, आपको उसका आधा जो है वो तो पे ही करना है। काफ़ी ज़्यादा डेट्रोरिएटरी कंडीशन थी, काफ़ी बेकार कंडीशन थी। तो इसकी वजह से काफ़ी नेशनल काफ़ी सारे लोकल इवेंट्स हुए एंड जो पीजेंट्स थे वो इतने उनके लिए ये स्टेज आ गई कि उनको रिवॉल्ट करना पड़ा 1920 में एंड उसके बाद भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो कि हमें पढ़नी है, जो कि सिलेबस में भी मेंशन है। तो पीजेंट मूवमेंट्स जो हैं वो चले एंड दे आर अंडर द स्पेल ऑफ सोशल रिफॉर्म्स की हम कुछ बदलाव चाहते हैं एंड फिर धीरे धीरे एक इकोनॉमिक स्ट्रगल हो गया क्योंकि पैसों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड यहाँ पर जो कास्ट पंचायत थी उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब ये मूवमेंट्स चले, इनके जो स्टार्टिंग की स्टेज थी, तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कास्ट पंचायत ने। कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो क्लास ऑर्गेनाइजेशंस में कन्वर्ट हो गई जब ये स्ट्रगल्स चले एंड ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे भी कि कैसे बिजोलिया के अंदर कैसे हुआ एंड अलग अलग हम जो भी मूवमेंट्स पढ़ेंगे, बेगू, शेखावटी। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको 2-3 मूवमेंट्स मैं पढ़ा दूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट तो बिजोलिया ही है। बिजोलिया मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पीजेंट मूवमेंट रहा बिजोलिया जागीर मेवाड़ स्टेट के अंदर, जो कि आज राजस्थान में मेवाड़ है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सेसिव लैंड रिवेन्यू एक्सट्रैक्शंस था, बहुत ज़्यादा रिवेन्यू ले रहे थे। एंड ओरिजिनेटिंग इन द फॉर्मर जागीर फ्यूडल स्टेट ऑफ बिजोलिया इन द टाउन ऑफ बिजोलिया। बिजोलिया इज़ इन एक्चुअली भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था वो आसपास के जागीर्स के अंदर भी फैल गया। अगर हम इसकी लीडरशिप की बात करें तो अलग अलग टाइम पे इसके लीडर्स अलग अलग रहे हैं, जैसे कि सीताराम दास, विजय सिंह पथिक एंड माणिक्य लाल वर्मा। तो ये 3 नेम्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अंदर विजय सिंह पथिक का नेम तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, बट सीताराम दास एंड माणिक्य लाल वर्मा का नेम भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये मूवमेंट 1941 तक चली, तो सोचिए कितना लंबे समय तक चली। तो पूरी कंट्री के अंदर इसके बारे में बातें हो रही थी एंड लेकिन बार बार इनको दबाया ही जा रहा था। पहले फेज़ के बारे में अगर हम बात करें तो 1897 में कुछ पीजेंट्स थे, नानजी पटेल थे बेरीसल के और ठाकरी पटेल थे गोपाल निवास के। ये उदयपुर जाते हैं एंड एक कोशिश करते हैं, दे अटेम्प्टेड इन वेन टू गेट एन ऑडियंस विद द महाराणा से मिलने की कोशिश करते हैं एंड बट द महाराणा डिड इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी कि भाई जो टैक्सेस जो हैं, दैट सर्टेन टैक्सेस, जो ये बेसिकली वहाँ पे शिकायत लेके जाते हैं कि कुछ टैक्सेस हैं जो कि जागीरदार हम पर लगा रहा है। महाराणा जो होते हैं वो जागीरदार को वार्निंग इशू कर देते हैं which only resulted in him retaliating against the 2 delegates। और जब महाराणा जागीरदार को बोलते हैं कि आप लोगों पर टैक्स मत लगाइए या आप उनको वार्निंग प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो जागीरदार हैं ये इन दोनों के अगेंस्ट हो जाते हैं, नानजी पटेल के एंड ठाकरी पटेल के अगेंस्ट हो जाते हैं।
नाउ पीजेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली अपील्स कर रहे हैं जागीरदार्स को कि आप हमें कुछ कंसेशंस दीजिए, हम पीजेंट्स हैं, हमें कुछ आप, मतलब एक तरीके से बेसिकली दे वर डिमांडिंग कि भाई आप थोड़ा सा मतलब पार्शियल ना रहें। लेकिन कंसेशंस जो 1904 में दी जाती हैं वो लास्ट नहीं करती। कुछ कंसेशंस मिल जाती हैं 1904 में, लेकिन उसके बाद वो लंबे समय तक नहीं मिल पाती हैं। फिर 1906 में पृथ्वी सिंह जो होते हैं वो जागीर बनते हैं एंड वो जितनी भी कंसेशंस उनको मिली होती हैं वो सब विड्रू कर लेते हैं एंड ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि अब आप बढ़े हुए टैक्सेस ही लोगों से कलेक्ट करिए, पीजेंट से कलेक्ट करिए। एंड जब जागीरदार उनकी बात नहीं सुनता है तो पीजेंट्स जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम खेतों को नहीं जोतेंगे और हम ग्वालियर शिफ्ट कर जाएंगे या बूंदी शिफ्ट कर जाएंगे। फिर फाइनली 1914 के अंदर दोबारा से उन्हें कुछ कंसेशंस प्रॉमिस किए जाते हैं, लेकिन दोबारा से उनको वो कंसेशंस नहीं दिए जाते। सो दिस वाज द अर्ली फेज़। सेकेंड फेज़ की बात करें 1915 से 1923 की बात करें तो 1916 के अंदर कुछ फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो थे वो पीजेंट्स को दिए गए, विच लीड टू रिन्यूड डिससेटिस्फेक्शन। मतलब कि वॉर फंड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो उनके ऊपर लगा दिए गए कि आपको वॉर हो रही है तो आपको कुछ फंड्स देने पड़ेंगे। तो पीजेंट्स को ये जब पीजेंट्स ने बात सुनी तो वो दोबारा से डिससेटिस्फाइड हो गए। 1916 में भूप सिंह जो थे, जो कि विजय सिंह पथिक ही हैं, वो बिजोलिया आते हैं, पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बिजोलिया किसान पंचायत होती है कि हम इस लड़ाई के लिए, ये जो वॉर फंड के लिए जो हमसे पेमेंट्स मांगी जा रही हैं, हम ये कोई पेमेंट नहीं करेंगे, हम कोई टैक्सेस नहीं देंगे। पिटीशंस दोबारा भेजी जाती हैं महाराणा को, लेकिन स्टोरीज़ भी आने लग जाती हैं न्यूज़पेपर में, पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा इसको मिल जाती है, इस किसान आंदोलन को, मतलब एक नेशनल अटेंशन मिल जाती है एंड एक नेगेटिव पब्लिसिटी चल रही होती है। तो महाराणा एक कमीशन अपॉइंट करते हैं कि इंक्वायरी करिए कि क्या पीजेंट्स के जो शिकायतें हैं वो जेन्युइन हैं या नहीं है, और अगर जेन्युइन है तो इन टैक्सेस को या ये जो बेगार्स हैं इनको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। लेकिन महाराणा जो होते हैं वो रिपोर्ट के ऊपर एक्ट नहीं कर पाते एंड जो भी मूवमेंट है पथिक जो हैं वो उसको कंटिन्यू करते हैं। नाउ इससे जो एजेंट होते हैं, दिस कंपेल्ड द एजेंट टू द गवर्नर जनरल, क्योंकि मूवमेंट अभी भी चल रही है तो गवर्नर जनरल जो होते हैं वो मेवाड़ के जागीर्स के पास आते हैं एंड जागीरदारों को डायरेक्शन देते हैं, मेवाड़ स्टेट को डायरेक्शन देते हैं कि आप पीजेंट्स के साथ एग्रीमेंट करिए। फाइनली एक एग्रीमेंट साइन होता है 11 Feb 1922 को। डेट याद रह जाएगी, 11 है 22 है, तो फरवरी सेकेंड मंथ होता है तो 11 2 22, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो एग्रीमेंट से ये होता है कि आपको एक तो तलवार बंदी के ऊपर जो टैक्स है वो नहीं लेना, और अगर कोई कल्टीवेशन ही नहीं हो रही है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लेना है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई लैंड रिवेन्यू है या कोई दूसरा टैक्स है तो वो भी आपको नहीं लेना है, चवरी कर जो है वो भी आपको नहीं लेना है। तो ये हो जाता है आपका सेकेंड फेज़। नाउ थर्ड फेज़ की बात करें तो थर्ड फेज़ के अंदर क्या चल रहा है, 1928 में एक कंप्लेन दोबारा से आती है कि 1922 का जो एग्रीमेंट है वो तो जागीरदार उसको मान ही नहीं रहा, वो तो उसे वायलेट कर रहा है। पीजेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे जो लैंड्स इरीगेटेड ही नहीं है उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई लगा दिए गए हैं एंड जो जागीर अथॉरिटीज़ है वो इंटरफेयर